नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज का प्रारंभ किया जा रहा है। इस सीरीज के प्रारंभ करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि कम समय में कैसे करंट अफेयर्स को रिवाइज किया जाए, और जो दूसरा मूल उद्देश्य है ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने किसी भी कारणवश करंट को अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है, उसमें वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो कैसे कम समय में वो करंट को कवर कर लें। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना है कि ये जो रिवीजन सीरीज है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के अलावा अन्य उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पर करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस रिवीजन सीरीज को प्रारंभ करते हैं। ये जो रिवीजन सीरीज है ये घटना चक्र की दृष्टि पत्रिका के माध्यम से इसको कंप्लीट कराई जाएगी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। और राष्ट्रीय परिदृश्य में जो पहला टॉपिक है वो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को, ये किस आदेश के तहत मिला है? तो याद रखिएगा चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के माध्यम से। तो इस बात को याद रखेंगे कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। यहां पर देखिए परीक्षा में आपसे पॉलिटी के सेक्शन से कोरिलेट करके ये पूछा जा सकता है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो किन आधार पर दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 3 प्रमुख कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। इसमें जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त किया हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हो, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल को कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीट पर विजय हासिल हुई हो और उसने उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी उसके निर्वाचित हुए हैं। क्लियर? यानी उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित होकर आए हो और उसने कुल सीटों का न्यूनतम 2% सीट जीता हो पिछले लोकसभा के आम चुनाव में, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन यह कहती है कि उस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त है, यानी अगर वो स्टेट पार्टी का दर्जा रखती है 4 या 4 से अधिक राज्यों में, तब भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। यानी किसी भी एक शर्त को उसको पूरा करना होगा। अब यहां पर और क्या बातें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस बार 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है उसे वापस ले लिया गया है। कौन कौन सी पार्टी है? पहली पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, AITMC, यानी ममता बनर्जी जी की पार्टी, इनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा ले लिया गया। दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको आप CPI के नाम से जानते हैं, और तीसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP जो कि शरद पवार जी की पार्टी है। ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका सीधा जवाब याद होना चाहिए 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर है? अब आइए हम अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। याद रखिएगा अगर हम उन 6 राष्ट्रीय दलों के नाम को देख लें तो उसमें पहला नाम यहां पर कांग्रेस पार्टी का लिखा है जिसको शॉर्ट में INC कहते हैं। दूसरी BJP है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तीसरी पार्टी यहां पर BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये उत्तर प्रदेश से इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, BSP को याद रखेंगे। यहां पर चौथे नंबर पर CPIM यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। 5वें नंबर पे NPP है यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और 6ठे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। इन 6 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। क्लियर है? अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। याद रखिएगा ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको शॉर्ट फॉर्म में VVP कहते हैं। क्लियर है? यानी अगर VVP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए यहां पर एक सीधा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है इसका जिक्र किस ईयर के बजट भाषण में किया गया था? तो याद रखिएगा 2022-23 के बजट भाषण के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र किया गया था। यह बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। यदि हम अभी इसके कार्यक्रम की लॉन्च की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अब यह प्रश्न उठता है कि ये 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम कहां लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले के किबीथू गांव में। कहां पर? किबीथू गांव में। याद रखिएगा। अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्लियर है? और अभी आपने देखा कि 2022-23 के बजट में इसका जिक्र था।
यदि इसका ड्यूरेशन पूछा जाए कि ये योजना कब से कब तक की है, तो याद रखिएगा 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। क्लियर? यानी 2022-23 के बजट भाषण में उल्लेखित था, तो वहां से आप इसका प्रारंभ करिए और 2025-26 तक ये केंद्र प्रायोजित योजना चलेगी। इस अवधि में इसके लिए जो वित्तीय आवंटन का जो जिक्र है वो है 4800 करोड़ का। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इस योजना के तहत 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। ये 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके माध्यम से चिन्हित गांवों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर? तो इतनी बात आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो टॉपिक है वो है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 2023 में, उसकी तरफ। देखिए यहां पर आपको जो सबसे बेसिक प्रश्न याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही में नहीं हुआ है, तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों में 2 मार्च 2023 को चुनाव हुआ था। तो जो 3 राज्य हैं उनके नाम आपको बिल्कुल क्लियर कट याद होने चाहिए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए बहुत डीप में जाने के चक्कर में या बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक प्रश्न बनते हैं उनको आप लोग गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव हुआ 2 मार्च 2023 को। अब यहां पर थोड़ा राज्यवार देख लीजिए। अगर हम मेघालय की बात करें तो याद रखिएगा, मेघालय में 10वीं विधानसभा यहां पर समाप्त हुई, यानी इस बार जो इलेक्शन हुआ था ये 11वीं विधानसभा के लिए हुआ था। कहां पर? मेघालय में। ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि 11वीं विधानसभा के लिए मेघालय में इस बार चुनाव हुआ। याद रखिएगा, मेघालय में जो कुल विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 60 हैं। क्लियर? एक सीट ऐसी थी जहां का चुनाव निरस्त किया गया था। वो कौन सी सीट थी? तो उस सीट का नाम है सोहियोंग। क्या नाम है? सोहियोंग। और ये किस राज्य में है? मेघालय में। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगली जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो मेघालय में विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो परिणाम आया, उस परिणाम में नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आप जरा इसको कोरिलेट करिए। अभी आप जब 6 पार्टियों का नाम पढ़ रहे थे जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, तो उसमें आपने नेशनल पीपुल्स पार्टी का नाम पढ़ा है, यानी एनपीपी का वहां जिक्र था। ये एनपीपी जो है ये किसके नेतृत्व वाली पार्टी है? कोनराड के संगमा की। और ये कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? मेघालय के। क्लियर? यानी कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कहां पर? मेघालय के विधानसभा चुनाव 2023 में। क्लियर? याद रखिएगा, संगमा साहब लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो मेघालय में विधानसभा बनेगी वो 11वीं मेघालय की विधानसभा होगी, और इसके लिए जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनका नाम क्या है? थॉमस ए संगमा। नेशनल पीपुल्स पार्टी को उसमें 26 सीट मिली थी। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम चलते हैं अगले राज्य की तरफ, जिसका नाम है नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड की अगर बात करें तो यहां पर 13वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ है, यानी ये जो चुनाव हुआ नागालैंड में ये 14वीं विधानसभा के गठन के लिए हुआ। क्लियर है? तो ये क्लियर कट याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो नागालैंड विधानसभा है, यहां पर कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 60 है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा नागालैंड के संदर्भ में, और यहां से प्रश्न भी बनने की पूरी संभावना है कि ये जो नागालैंड में चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला विधायक निर्वाचित होकर आई है। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि वो महिला विधायक कौन है और किस पार्टी से है। तो याद रखिएगा, एनडीपीपी की एक महिला विधायक है जिनका नाम है हेकानी जखालू। क्या नाम है? हेकानी जखालू। क्लियर? हेकानी जखालू जी एनडीपीपी से उम्मीदवार थी और वो जीत कर आई। और किस निर्वाचन क्षेत्र से जीती हैं? दीमापुर थर्ड से, यानी दीमापुर थर्ड से, जो कि नागालैंड राज्य में है, वहां से हेकानी जखालू जी महिला विधायक के तौर पर जीत के आई हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ। इनके साथ साथ एक और महिला प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वो हासिल की है किसने? सलहौतु ओनुओ ने। किसने? सलहौतु ओनुओ ने। सलहौतु ओनुओ क्रूज। क्या नाम है? सलहौतु ओनुओ क्रूज। ये भी एनडीपीपी से थी और इन्होंने पश्चिमी अंगामी से ये विधायक बनी है। अब यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये जो सलहौतु ओनुओ क्रूज जी हैं, जो कि ये भी पहली बार महिला विधायक बनी पश्चिमी अंगामी से, इनको मंत्री भी बनाया गया है। यानी नागालैंड में पहली महिला मंत्री बनने वाली कौन है? सलहौतु ओनुओ क्रूज। इस फैक्ट को भी आप इसके साथ यहीं पर याद रखेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं कि नागालैंड में मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। और किस पार्टी से हैं? एनडीपीपी से। क्लियर? और याद रखिएगा, ये 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो साहब। क्लियर? और अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये 14वीं नागालैंड की विधानसभा का गठन होगा, और इसके लिए जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? सेरिगेन गोंग कुमेर। क्या नाम है? सेरिगेन गोंग कुमेर। क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो राज्य है वो है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा राज्य में 12वीं जो विधानसभा थी उसकी समाप्ति हुई है। इसका मतलब यह है कि त्रिपुरा में ये जो इलेक्शन हुआ था ये 13वीं विधानसभा के गठन के लिए हुआ था। क्लियर?
अब आइए जरा त्रिपुरा विधानसभा से जो और महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखते हैं। त्रिपुरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 60 है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? भाजपा के नेता हैं, उनका नाम क्या है? माणिक साहा। क्लियर है? यानी दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है माणिक साहा ने। क्लियर है? और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं वो कौन है? विश्व बंधु सेन। क्लियर है? क्या नाम है? विश्व बंधु सेन। और अगर नागालैंड में सबसे ज्यादा सीट देखेंगे तो 32 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगला टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। देखिए इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में IJR कहते हैं, ये 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई और यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का पहला संस्करण था इसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। यहां पर याद रखिएगा न्याय के आधार पर 4 स्तंभों के आधार पर बड़े और मध्यम आकार और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग यहां पर दी गई है। देखिए अगर हम बात करें शीर्ष 3 राज्यों की, क्लियर है, यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में यदि हम बात करें शीर्ष 3 राज्यों की तो शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है कर्नाटक, क्लियर है, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, क्लियर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। अगर हम अंतिम के 3 राज्यों की बात करें तो देखिए अंतिम के 3 राज्यों में जो सबसे अंतिम स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 18वां स्थान है। क्लियर है? यानी समग्र रूप में जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 18वां। अगर हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तंभों में रैंकिंग को देख लें तो अगर पुलिस के स्तंभ में देखें तो जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है वो 15वीं। देखिए पूर्व के अगर जो प्रश्न पत्र हैं उनकी आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो भी रिपोर्ट रहती है उसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न ज्यादा स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आपने ये तो देख लिया कि समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर पुलिस के स्तर पर बात हो तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15वीं, जेल प्रणाली के आधार पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 17वीं, न्यायपालिका के आधार पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15 और कानूनी सहायता के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 18। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। अगला टॉपिक है MV गंगा विलास, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। यानी विश्व का सबसे लंबी नदी क्रूज का नाम क्या है? MV गंगा विलास। क्लियर है? इतनी बात आपको सीधे सीधे याद रखनी है। दूसरी बात, आपसे यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष का है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 कब लागू हुआ तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2016 को। क्लियर है? याद रखिएगा इस अधिनियम के माध्यम से कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो 5 वर्तमान में है और 106 नए हैं। क्लियर है? यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 24 राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 24 राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है वो है 20,275 किलोमीटर। कितनी है? 20,275 किलोमीटर। यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो MV गंगा विलास है जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, इसको कब और कहां से रवाना किया गया? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। याद रखिएगा इसकी जो MV गंगा विलास की यात्रा है वो कब और कहां पर पूरी हुई? तो याद रखिएगा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के वोलीविल, कहां पर? असम के डिब्रूगढ़ जिले के वोलीविल में ये यात्रा पूरी हुई। ये पूरी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये जो MV गंगा विलास है इसने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया। याद रखिएगा ये जो MV गंगा विलास है इसने 2 राष्ट्रीय जलमार्ग से होकर अपनी यात्रा को पूरा किया। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो आपसे यहां पर स्टैटिक प्रश्न भी ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? हल्दिया से प्रयागराज तक। यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से? तो याद रखिएगा ये धुबरी से सदिया तक। क्लियर है? आगे देखिए ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली पर निर्मित है। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर बना है। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर इसके संदर्भ में याद रखेंगे। ये जो यात्रा है ये 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है और इसमें 50 पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया। याद रखिएगा ये जो MV गंगा विलास है इस पर 3 डेक और 36 पर्यटकों की ये क्षमता से लैस है। ये जो पहली यात्रा है इसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। तो हो सकता है पूछा जाए कि इस पे सर्वाधिक पर्यटक कहां के? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के। अगर पूछा जाए कि गंगा विलास क्रूज इसका जो संचालन है ये किसके द्वारा? तो ये निजी संचालक मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज के द्वारा संचालित हुई। किसके द्वारा? मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज के द्वारा। और ये जो MV गंगा विलास है इसकी लंबाई
5 मीटर और चौड़ाई थी 12.8 मीटर। अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है टेंट सिटी। आपसे पूछा जा सकता है कि एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहां पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा टेंट सिटी का जो उद्घाटन हुआ वो कहां पर हुआ, वाराणसी में। क्लियर है। याद रखिएगा ये जो टेंट सिटी है ये प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक जो है इसका संचालन होगा। क्लियर है। इतनी बात आप टेंट सिटी के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, केरल उच्च न्यायालय। वो पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है। देखिए जब क्षेत्रीय भाषा की बात होगी तो आपको संविधान में भी इसकी स्थिति को देखना होगा। याद रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। क्लियर है। यहां पर देखिए पॉलिटी के सेक्शन में जब आप रिवीजन करेंगे तो ये टॉपिक आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। आप चाहे तो अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा कि कब कब किन किन संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये आप जरूर देख लेंगे। क्लियर है। यहां पर देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा जाता है। जैसे आपको विकल्प में 4 नाम दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो कि 22 क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। और आप अधिकतर देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा विकल्प में रहती है। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट आप याद रखेंगे कि जो अंग्रेजी भाषा है वो 22 क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। यदि हम 22 क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर लें तो इसमें असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, मराठी है, हिंदी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है और मलयालम है। क्लियर है। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों का जो क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना है उसके लिए एक समिति का भी गठन किया है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो आपका जवाब क्या होगा, न्यायमूर्ति अभय ओका। यानी न्यायमूर्ति अभय ओका किस समिति के अध्यक्ष हैं, तो जो आदेश दिए गए हैं कोर्ट से उन आदेशों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए जो समिति उसके अध्यक्ष है अभय ओका। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो केरल उच्च न्यायालय ने जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है वो कौन सी क्षेत्रीय भाषा है, मलयालम। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि मलयालम में वो आदेश निर्गत किया है केरल उच्च न्यायालय ने। और ये किसकी पीठ का निर्णय था, तो याद रखिएगा ये मुख्य न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय के एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ का निर्णय था। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका जिक्र हुआ है, इसलिए निर्वाचन का सेक्शन आप पॉलिटी में अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लियर। देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा, आपके संविधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 का सब क्लास 2। अब ये अनुच्छेद 324 का सब क्लास 2 क्या कहता है, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान का जिक्र करता है। कौन, अनुच्छेद 324 का सब क्लास 2। एक बात और याद रखिएगा कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। क्लियर है। अगर इसके संदर्भ में कुछ बातें जो दी गई हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अब तक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर देते थे। आप देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में क्या निर्णय दिया। तो याद रखिएगा जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का आदेश है। कितने सदस्य, 5। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब नई व्यवस्था बनाई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय उच्च स्तर की कमेटी होगी, यही सिफारिश करेगी राष्ट्रपति महोदय से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। क्लियर है। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो याद रखिएगा इसमें प्रधानमंत्री महोदय होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसमें होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। यहां पर इस बात का भी जिक्र है कि यदि मान लीजिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता न हो तो ऐसे कंडीशन में जिस विपक्षी दल को ज्यादा सांसद होंगे उसी का कोई प्रतिनिधि इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल होगा। क्लियर। तो इस 3 स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपने जो पढ़ा है कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ का यह निर्णय था, इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति KM जोसेफ साहब। क्लियर। तो यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। देखिए जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में असर कहते हैं। क्या कहते हैं, असर। तो हो सकता है आपसे असर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो यदि आपसे असर का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। क्लियर है।
और ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 है, यानी असर 2022 है, ये प्रथम नामक एक शिक्षण संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? प्रथम के द्वारा। अब यहां पर और बातें देखिए कि आपको ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चों का नामांकन दर है वो 2022 में कितना बताया गया है? तो 2022 में इसको बताया गया 98.4। यानी इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन दर है वो 2022 में कितना रहा? 98.4। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में 11 से 14 वर्ष की आयु के जो स्कूल हैं उसमें अनामांकित लड़कियों का जो आंकड़ा है वो गिरकर अब 2% हो गया है। यानी 2022 में जो 11 से 14 वर्ष के स्कूल में जो अनामांकित लड़कियों की संख्या थी उसमें गिरावट आई और ये गिरकर 2% पर आ गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है और चिंताजनक बात है कि उत्तर प्रदेश में ये जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो 4% है। यानी 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो स्कूल हैं उसमें अनामांकित जो लड़कियों का आंकड़ा है प्रतिशत के आधार पर वो उत्तर प्रदेश में 4% है। क्लियर है? ये ध्यान में आप रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि 2022 में जो 15 से 16 आयु वर्ग के 7.9% लड़कियां अनामांकित थी, इसमें यह बताया गया। यानी अगर हम 15 से 16 आयु वर्ग की बात करें तो उसमें जो अनामांकित लड़कियों की का प्रतिशत है वो कितना है? 7.9। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 15 से 16 आयु वर्ग की जो अनामांकित लड़कियों का अनुपात है वो 10% से अधिक का है। वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है 17%, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ये भी चिंताजनक बात है, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि 15 से 16 आयु वर्ग में जो अनामांकित लड़कियों का अनुपात है वो उत्तर प्रदेश का 15% है और इस आधार पर वो दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है हुबली जंक्शन। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो हुबली जंक्शन था पहले, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हुबली जंक्शन। क्लियर है? इस जंक्शन को SSS हुबली जंक्शन भी कहते हैं। ये जो नाम परिवर्तित किया गया था ये 2015 में हुआ था। क्लियर? अब जो मूल बात आपको याद रखना है कि जो विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? तो वो है कहां पर? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। ये जंक्शन का पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। क्लियर है? ये विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म इसका है और उस प्लेटफॉर्म संख्या का नाम है 8। यानी इस जंक्शन पर जो प्लेटफॉर्म संख्या 8 है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? यहां पर देखिए इसका जिक्र भी है। अगर हम बात कर लें ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये किस रेलवे मंडल में आता है? तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे मंडल में आता है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। और किस जिले में? धारवाड़। क्लियर है? याद रखिएगा, इस हुबली रेलवे स्टेशन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है और इसका प्लेटफॉर्म संख्या 8 जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? याद रखेंगे। यहां पर देखिए नीचे एक चार्ट दिया गया है, यहां पर आप लंबाई भी इसकी देख लेंगे और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा जंक्शन है वो भी देख लीजिए। देखिए जो हुबली जंक्शन है ये कर्नाटक राज्य में, अभी आपने देखा। इसकी लंबाई कितनी ये भी आपको याद रखनी होगी। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। क्लियर है? दूसरे स्थान पर गोरखपुर जंक्शन है जो कि उत्तर प्रदेश में है और जब हुबली जंक्शन नहीं था तो गोरखपुर नंबर 1 पर था। ठीक है? गोरखपुर के जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है? 1366.33। और तीसरे नंबर पर जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो किसका है? कोल्लम जंक्शन का, जो कि कहां पर है? केरल में। तो ये याद रखेंगे और मुख्य रूप से आप हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या 8 याद रखेंगे जो कि कर्नाटक राज्य में है, 1507 मीटर लंबा। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो टॉपिक है वो है विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। देखिए आकांक्षी जिले से तो पहले पूर्व में भी प्रश्न बने हैं आपके यहाँ, तो इसमें आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या से पहले हम भारत के आकांक्षी जिलों की संख्या को देख लें तो भारत में जो आकांक्षी जिलों की संख्या है वो है 112। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था तो ये क्लियर कट आप याद रखेंगे कि जनवरी 2018 में। कब? जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। देश में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं। कई बार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं, तो आपका जवाब होगा 8। और कई बार यह भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला में शामिल नहीं है, तो जरा उन 8 जिलों के नाम भी देख लीजिए जो आकांक्षी जिले में शामिल हैं। इसमें बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र है। क्लियर है? अगला देखिए, जो मूल हेडिंग थी उसमें बताया गया कि ये जो विदिशा है जो कि एक आकांक्षी जिला है, और विदिशा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये 5G तकनीक को जमीन स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। क्लियर है? यानी 5G तकनीक को अपने यहाँ पर जमीन स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? विदिशा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? तो ये क्लियर कट आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखेंगे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। जो अगला टॉपिक है वो है कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। क्लियर है?
यानी अगर देखिए यहां पर सीधी बात याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? कोल्लम। क्लियर? अब यहां पर और क्या तथ्य आपको ध्यान में रखना होगा? आपको यह भी ध्यान रखना होगा ये जो कोल्लम जिला है ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। क्लियर? और एक लाइन में याद रखिएगा कि 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। क्लियर? तो याद रखिएगा इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है? कोल्लम। क्लियर? याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहां पर देखिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा जो कि भारत का कुछ लक्ष्य है उसको। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का जो टारगेट है वो कब तक का है? तो याद रखिएगा 2047 तक। क्लियर है? यानी इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का जो टारगेट है वो 2047 तक, यानी ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक का है? तो याद रखिएगा 2070 तक, यानी भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को हासिल कर लेगा। क्लियर? तो ये दोनों फैक्ट आप इंडिविजुअल याद रखेंगे। अब आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। याद रखिएगा 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर जो प्रारंभिक परिव्यय है वो कितने का होगा, तो 19,744 करोड़ का। अब ये जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसे 2030 तक का क्या टारगेट रखा गया है? तो याद रखिएगा 2030 तक के जो टारगेट उनको देख लीजिए। इसके अंतर्गत देश में लगभग 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को हासिल करना है। दूसरा लक्ष्य है कि 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश होना चाहिए इस क्षेत्र में। तीसरा टारगेट है कि 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिले। अगला टारगेट है कि कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आए। और अगला टारगेट है कि वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आए। ये लक्ष्य है 2030 तक का। क्लियर है? तो इतनी बात आप जरूर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत याद रखेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केरल के वायनाड जिले ने एक अभियान की शुरुआत की थी। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है ABCD अभियान। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो ABCD अभियान है ये किससे संबंधित है? तो केरल के वायनाड जिले से। और ABCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन। क्या है? अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन। क्लियर? ये ABCD का तात्पर्य है और ये केरल राज्य के वायनाड जिले ने अपने यहाँ चलाया। और उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों के जो बुनियादी दस्तावेज हैं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाए। क्लियर? अब यहां पर और क्या महत्वपूर्ण बात है? और याद रखिएगा कि इस अभियान के द्वारा जनवरी 2023 में केरल का ये जो वायनाड जिला है ये सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। किस योजना के तहत? ABCD योजना के तहत। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। क्लियर? अब इसके संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है, जरा इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक, कहां से? ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। क्लियर? ये जो ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को भारत के अन्य क्षेत्रों से जोड़ेगी। क्लियर है? और इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट अर्थात USBRL के तहत किया जा रहा है। क्लियर है? याद रखिएगा 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। यह तो रहा बैकग्राउंड। अब आइए जरा इस मूल टॉपिक की तरफ। याद रखिएगा ये जो संपूर्ण योजना है इस संपूर्ण योजना में कुल 38 सुरंग बनेंगे और ये जो 38 सुरंग होंगी इनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी। इनमें से जो सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है, उसका नाम क्या है? T49। और ये जो T49 सबसे लंबी सुरंग है इसकी लंबाई है 12.75 किलोमीटर। और ये सुरंग जो है T49 कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। याद रखेंगे, याद रखिएगा कटरा बनिहाल खंड पर स्थित ये जो T49 सबसे लंबी सुरंग है ये रामबन जिला जम्मू कश्मीर में आती है
और ये इस प्रकार से देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। यानी देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का नाम क्या है? T49, जो कि रामबन जिले जम्मू कश्मीर में है। और किस खंड पर है? तो ये कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो T49 सुरंग है ये एक ट्रिबिन ट्यूब सुरंग है। क्लियर है? इसके अंतर्गत जो मुख्य सुरंग की लंबाई है वो है 12.75, और जो मेन हेडिंग में आपने देखा है एस्केप सुरंग, इस एस्केप सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है? 12.895 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे कि जो एस्केप सुरंग है उसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो एस्केप टनल है जिसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर है, ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल हो जाएगी। क्लियर है? और ये जो एस्केप टनल है ये किसके आकार की है? तो ये घोड़े की नाल के आकार की है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। और ये एस्केप टनल किस खंड पर है? तो कटरा बनिहाल खंड पर है। क्लियर है? और ये सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य में स्थित है। यहां पर एक बात और बस केवल आपको ध्यान में रखना है कि जो सुरंग है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो इसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड अर्थात NATM द्वारा किया गया। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है वो है तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। यानी अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ दिया जाए कि उस राज्य का नाम क्या है जिसने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, तो आपका निसंकोच जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्लियर है? याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार जब अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी 2021-22 में, तब उसने इस प्रकार की योजना का उल्लेख किया था और कहा था कि हम इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर और क्या बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है? याद रखिएगा 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कब? 9 दिसंबर 2022 को। क्लियर? इतनी बात ध्यान में रखेंगे आप। यदि हम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन की बात कर लें तो याद रखिएगा 30 जून 2008 को, कब? 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की थी। उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NAPCC। क्या कहते हैं? NAPCC। अब इस NAPCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है NAPCC का फुल फॉर्म। और ये कब लाया गया? 30 जून 2008 को। और इसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया था। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखेंगे। इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन है, उन्नत ऊर्जा दक्षता में राष्ट्रीय मिशन है, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, हरित भारत के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, सतत कृषि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, और जलवायु परिवर्तन के लिए जो सामरिक ज्ञान है उस पर भी एक राष्ट्रीय मिशन है। यानी ये 8 राष्ट्रीय मिशन इसके अंतर्गत थे। अगला जो टॉपिक है वो है धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो देखिए, अगर जब सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाना चाहिए? धर्मदम। क्लियर? अब ये प्रश्न उठता है कि जो धर्मदम विधानसभा क्षेत्र है ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा केरल राज्य के कन्नूर जिले में। कहां पर? केरल राज्य के कन्नूर जिले में धर्मदम विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर है? और ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, धर्मदम। याद रखिएगा 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ केरल में, तो जो केरल के मुख्यमंत्री साहब हैं वर्तमान में, उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। वो CPIM, अब देखिए CPIM भी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं ये पिनराई विजयन, जो कि केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये यही धर्मदम से विधायक निर्वाचित हुए थे। क्लियर है? तो इस बात को भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, और ये जो केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है, ये दिसंबर 2022 में घोषित हुआ। आगे देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, पुथुवाइल नारायण। क्या नाम है? पुथुवाइल नारायण। इनको PN पडिक्कर के नाम से भी जाना जाता है। यानी PN पडिक्कर साहब केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। याद रखिएगा 1996 में ये जो PN पडिक्कर साहब हैं, इनके सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को, यानी इनकी पुण्यतिथि को वायन दिनम यानी रीडिंग डे के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ये स्टैटिक पार्ट है। अगला जो टॉपिक है कि विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर बना, तो याद रखिएगा केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और ये तिरुवनंतपुरम में ही विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। तो यह विश्व की पहली ताड़ के पत्ते यानी पाम लीफ की जो पांडुलिपि संग्रहालय है वो कहां पर? केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? जहां से शशि थरूर लोकसभा के सांसद हैं। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो संग्रहालय है ये पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं के बारे में जानकारी देता है। अगला जो टॉपिक है वो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र के बारे में। देखिए, जब आप तरल अपशिष्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि दूषित जल,
जिसको आप सीवेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख है वो घरेलू सीवेज है, क्लियर है। अब आइए जो मूल प्रश्न है उस पर याद रखिएगा। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इस तिरुपति नगर निगम ने फाइटोरिड तकनीक, कौन सी तकनीक है? फाइटोरिड तकनीक, इस पर आधारित देश का पहला सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। यानी देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का जो उद्घाटन हुआ वो किसके द्वारा किया गया? तिरुपति नगर निगम के द्वारा 18 जनवरी 2023 को। और ये तिरुपति नगर निगम किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। और किस टेक्निक का इस्तेमाल किया? फाइटोरिड तकनीक का, क्लियर है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है इसको तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग में लाने के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। तो आपसे यहां पर सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो विनायक सागर झील है ये कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में, क्लियर है। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और ये जो संयंत्र है इसकी जो क्षमता है वो प्रतिदिन 5 MLD इसकी क्षमता है, क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अपशिष्ट जल उपचार की जो फाइटोरिड तकनीक का विकास है ये किसने किया? ये CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निरी यानी NEERI यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, यानी CSIR और निरी ने मिलकर इस फाइटोरिड तकनीक का विकास किया जो कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के उपचार के लिए काम में आती है, क्लियर। और ये जो फाइटोरिड अपशिष्ट जल प्रबंधन है ये एक भरोसेमंद तकनीक है। अगर हम अभी तो हमने भारत के संदर्भ में बात की, अगर हम एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र की बात कर लें तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा जो सीवेज उपचार संयंत्र है वो कहां पर? नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा ये 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन यानी 564 MLD इसकी प्रतिदिन की क्षमता होगी। और अभी जो आपने यहां पर पढ़ा है वो कितना है? 5 MLD इसकी क्षमता है, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा ये कहां पर? दिल्ली में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला जो टॉपिक है वो है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। यहां पर याद रखिएगा 11 जनवरी 2023 को TPREL यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी है, उस आवासीय सोसाइटी का नाम है विवेरिया कॉन्डोमिनियम। क्या नाम है? विवेरिया कॉन्डोमिनियम। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और यह समझौता किस लिए हुआ? आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति कराने के लिए, क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये याद रख लीजिएगा कि TPREL जिसका फुल फॉर्म है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी है जिसका नाम है विवेरिया कॉन्डोमिनियम, उससे समझौता किया। और ये जो विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवास सोसाइटी है ये सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना करेगी। यानी जो अभी आपने ऊपर हेडिंग पढ़ा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, उस हाउसिंग सोसाइटी का नाम क्या है? तो विवेरिया कॉन्डोमिनियम। और ये कहाँ की सोसाइटी है? मुंबई की, क्लियर है। और इसका जो सौर संयंत्र जब स्टैब्लिश हो रहा है तो इसका देखभाल कौन करेगा? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। यही मूल बात थी जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है, क्लियर है। और इसकी जो क्षमता है इसके लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट की सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी, क्लियर है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। यानी देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन? केरल। इसके संदर्भ में आप याद रखिएगा कि 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI की एक योजना है, उसके तहत यह कदम उठाया गया। अब ये जो RBI की योजना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और गहनता। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और गहनता योजना किसकी है, तो आपका जवाब होगा RBI की। और इसी RBI की योजना के तहत केरल ने अपने यहाँ पर यह डिजिटल कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस प्रकार केरल राज्य अपने सभी पात्र खातों का डिजिटल बैंकिंग लागू करने में सफल रहा और इस प्रकार वो देश का पहला राज्य बन गया, क्लियर। याद रखिएगा अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला कौन था, तब आपका जवाब क्या होगा? तो केरल का जिला यह बना था त्रिशूर और यह घटना है 2021 की। यानी 2021 में केरल का ये जो त्रिशूर जिला है ये केरल राज्य का पहला डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला जिला बन गया था, क्लियर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो कार्यक्रम है वो है स्मार्ट कार्यक्रम। देखिए सबसे पहले तो आपको स्मार्ट कार्यक्रम के फुल फॉर्म को याद रखना होगा। तो स्मार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे और जैसे ही आप फुल फॉर्म देखेंगे वैसे ही आपको इस योजना के बारे में अंदाज लग जाएगा। याद रखिएगा इस योजना के तहत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग, मधुमेह, मोटापा, आर्थराइटिस, सोरायसिस, इस प्रकार की जो भी विकार हैं
इन पर किस प्रकार से अनुसंधान किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कार्यक्रम है। याद रखिएगा 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। याद रखिएगा ये जो स्मार्ट कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा इस कार्यक्रम को NCIM और CCRAS के संयुक्त प्रयास से इसे लागू किया गया। अब यहां पर जरा इनका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। ये जो NCISM है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और ये जो CCRAS है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। यानी इन दोनों के द्वारा इस स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर हिंदी में देखें तो इसे भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग कहते हैं और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। इनके सहयोग से इस स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया। अगला देखिए, याद रखिएगा इसका उद्देश्य अभी हमने आपको बता दिया, चिकित्सीय शोध और नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, भारत के राज्य एवं जिले। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक कार्यक्रम की पहल को लॉन्च किया था। तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि सामाजिक प्रगति भारत का जो पहल है, इसे कब लॉन्च किया गया? तो 2014 में। किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत और सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के साथ मिलकर। और याद रखिएगा इन्होंने 2017 में सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया था। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है, इसमें 3 आयामों के माध्यम से राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। अब ये 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, और तीसरा है अवसर। इन 3 आयामों के आधार पर राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 है, इसे 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM के द्वारा जारी किया गया। और याद रखिएगा इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो अभी ऊपर चर्चा हुई थी, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और वॉशिंगटन DC में स्थित सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा। क्लियर? यहां पर याद रखिएगा इस सामाजिक प्रगति सूचकांक में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को कवर किया गया और इन्हें 6 स्तर के तहत रैंकिंग दी गई थी। क्लियर है? अब आइए जरा इसके संदर्भ में जो चार्ट दिया गया है उसको कवर करते हैं। याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें देश भर में पुडुचेरी को सर्वाधिक SPI स्कोर मिला है। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम SPI स्कोर वाले राज्य की, तो उसका नाम है झारखंड। यानी सर्वाधिक SPI रिपोर्ट किसका है? यानी SPI रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? सामाजिक प्रगति इंडेक्स की बात हो रही है। क्लियर है? यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात हो रही है। इस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पुडुचेरी का स्कोर सर्वाधिक है और झारखंड का स्कोर सबसे कम है। देखिए यहां पर अगर हम टियर 1 के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो अभी आपने देखा कि पुडुचेरी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे यहां पर लक्षद्वीप है और तीसरे नंबर पे गोवा है टियर 1 के स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में। यदि हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में इसमें नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है और दूसरे नंबर पे पंजाब है। लेकिन जम्मू कश्मीर का अगर ओवरऑल रैंक देखेंगे तो वो 10वां है और पंजाब की ओवरऑल रैंक 11वीं है। यदि हम टियर 5 की बात करें तो टियर 5 में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश शामिल है और उत्तर प्रदेश टियर 5 में नंबर 1 पर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग देखेंगे किसमें? SPI 2022 में यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो है 31वां। याद रखेंगे SPI 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? 31वीं और स्कोर है 49.16। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग 33 है और मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो है 48.11। तो ये याद रखेंगे आप। याद रखिएगा इसमें कुल 58 जिले थे टियर 1 की कैटेगरी में जो कि अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि देश में सर्वाधिक SPI स्कोर प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो मिजोरम राज्य का आइजोल है। क्लियर है? यानी देश में सर्वाधिक SPI स्कोर हासिल किया है आइजोल ने, और आइजोल कहां का है? मिजोरम स्टेट का। याद रखिएगा बिहार के 27 और उत्तर प्रदेश के 14 जिले जो हैं वो टियर 6 में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति में शामिल थे। क्लियर है? यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले टियर 6 में यानी अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति में थे? 14 और बिहार के 27। अगला जो टॉपिक है वो है नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसे केंद्र सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा जून 2014 में। कब? जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देखिए पिछली बार आपसे नमामि गंगे योजना के जो मूलभूत आधार हैं उनसे कोरिलेट करके प्रश्न पूछा गया।
तो ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम को जून 2014 में शुरू किया गया, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, यानी राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण को कम करना, और दूसरा राष्ट्रीय गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार। क्लियर है? ये इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा, ये जो नमामि गंगे योजना है ये 100% केंद्र सरकार की तरफ से वित्त पोषित है। अब एक बात और याद रखिएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत याद रखिएगा जो ये नमामि गंगे कार्यक्रम था, इसकी जो प्रारंभिक अवधि थी वो जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक थी। क्लियर है? फिर बाद में नमामि गंगे मिशन सेकंड को लाया गया, और ये जो नमामि गंगे मिशन सेकंड है ये फरवरी 2023 में आया, और इस मिशन का ड्यूरेशन कब तक है? 2026 तक। तो याद रखेंगे नमामि गंगे मिशन सेकंड फरवरी 2023 से 2026 तक प्रभावी रहेगा। ये फैक्ट बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, याद रखिएगा जो मूल हेडिंग थी उसमें दिया गया था कि विश्व के जो 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल है, किसके तहत? प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें नमामि गंगे को शामिल किया गया है। क्लियर है? यानी नमामि गंगे प्रोग्राम को 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रकृति विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में शामिल किया है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस बात की घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई, जब मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर COP15 का आयोजन हो रहा था। तो यहां पर एक बेसिक प्रश्न भी याद रखेंगे कि COP15 का आयोजन कब हो रहा, कहां पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में, और वहीं पर नमामि गंगे पहल को विश्व के कुल 10 संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनरुत्थान फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो पहल है ये UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और FAO यानी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया गया। क्लियर है? यानी ये जो पारिस्थितिक तंत्र पुनरुत्थान पर जो संयुक्त राष्ट्र का दशक है, ये जो पहल है ये किसके द्वारा? UNEP और FAO के द्वारा। क्लियर है? इस बात को भी याद रखेंगे। याद रखिएगा ये जो संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिक तंत्र पुनरुत्थान दशक है वो किस अवधि के लिए घोषित हुआ है? ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो याद रखेंगे 2021 से 2030 तक। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन दशक कब से कब तक है? 2021 से 2030 तक। ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव। देखिए विधानसभा का चुनाव अभी आपने 3 राज्यों को और देखा, यहां पर आप उन राज्यों के साथ साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक के भी विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या को याद रखेंगे। क्लियर है? ये जरूर आप याद रखिएगा। दूसरी बात है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जब विधानसभा की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुजरात विधानसभा की। तो गुजरात विधानसभा में 14वीं विधानसभा समाप्त हुई, यानी जो गुजरात में विधानसभा का इलेक्शन हुआ ये 15वीं विधानसभा के गठन के लिए हुआ। क्लियर है? वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, यानी हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ, यानी गुजरात में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ और हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। क्लियर है? याद रखिएगा गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है ये 2 चरणों में संपन्न हुआ और हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो 1 चरण में संपन्न हुआ। क्लियर है? अब आइए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात विधानसभा की। तो गुजरात विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो कितनी है? 182 सीटें कुल है। क्लियर है? और यहाँ पर जो मतदान हुआ कितने प्रतिशत? 64.33%। क्लियर है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। क्लियर है? और गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम 1995 में सत्ता में आई थी और इस बार भाजपा ने जो सीट हासिल की है कुल 182 सीटों में 156 सीट हासिल की है। क्लियर है? और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। और याद रखिएगा जो गुजरात में 15वीं विधानसभा का गठन हुआ है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? शंकर चौधरी। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर गुजरात विधानसभा के संदर्भ में याद रखेंगे। और अभी आपने देखा कि यहाँ पर भाजपा ने 156 सीट हासिल की है, यानी 52.50% वोट पाया है। अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो कुल सीटें हैं वो है 68 यानी 68। क्लियर है? और यहाँ पर जो वोट पड़ा वो कितने प्रतिशत? 75.6%। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से सीधा प्रश्न बनने की संभावना भी है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन कहां पर बना था, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तासी गंग जो कि लाहौल और स्पीति में है, ये जो तासी गंग है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश में बना था। क्लियर? ये जो तासी गंग मतदान स्टेशन है ये कितने फीट ऊंचाई पर था? 15,256 फीट। सीधा नाम याद रखेंगे तासी गंग, कहां पर? लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसके परिणाम की। तो जो हिमाचल प्रदेश का परिणाम आया उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की और उसी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो मुकेश अग्निहोत्री। क्लियर है?
और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीट। अगला टॉपिक देखिए, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। देखिए जो हिमालयी याक है ये भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो ये याद रखिएगा कि भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्यों में पाए जाते हैं। यदि हम भारत में याक की संख्या की बात कर लें तो जो 20वीं पशुधन गणना 2019 थी, इसके अनुसार भारत में याक की कुल संख्या 58,000, और अगर हम 2012 से कंपेयर करें तो जो पशुधन आंकड़े के आधार पर याक की संख्या है उसमें 24.67% की कमी आई। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में आप रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया, ये दर्जा किसके द्वारा दिया गया? FSSAI के वैज्ञानिक पैनल के द्वारा। अब ये FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी के विज्ञप्ति के आधार पर 26 नवंबर 2022 को हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। क्लियर? और ये जो याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकरण करने की जो सिफारिश थी वो किसने की थी? तो ये पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAHD ने की थी। क्लियर? यहां पर एक बात याद रखिएगा कि खाद्य पशु का मतलब क्या होता है। तो खाद्य पशु वे होते हैं जो मनुष्य द्वारा जिन्हें पाला जाता है और खाद्य उत्पादन और उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे। और जब FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में घोषित कर दिया तो अब क्या होगा? याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनने में आसानी मिलेगी। क्लियर? यहां पर एक प्रश्न और याद रखिएगा, स्टैटिक प्रश्न है कि यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग कहां पर है, तो याद रखिएगा ये पश्चिमी कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली के तहत शामिल कर लिया गया। यहां पर अगर आप संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे तो जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है। किसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। आप सभी जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो पुलिस है ये राज्य सूची का हिस्सा है। क्लियर है? अब अगला देखिए, इसमें क्या याद रखना है? इसमें यह याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों में अब कमिश्नरेट प्रणाली आ गई है। किसमें किसमें? प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में। क्लियर है? अब जरा पूर्व की स्थिति को भी देखिए। याद रखिएगा एक काम और किया गया। क्या? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जो है इसकी जो नगरीय जनसंख्या है वो 40 लाख से अधिक है। 40 लाख से अधिक होने के कारण मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को महानगर क्षेत्र घोषित किया है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे यह प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वर्तमान समय में पुलिस आयुक्त प्रणाली है, तो आपका जवाब क्या होगा? 7। इन 3 जिलों को लेकर, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को लेकर। देखिए यहां पर लिस्ट दी गई है, जरा उन 7 जिलों के नाम आप एक बार देख लीजिए। लखनऊ को 2020 में, गौतम बुद्ध नगर को 2020 में, कानपुर को 2021 में, वाराणसी को 2021 में, गाजियाबाद को 2022 में, आगरा को और प्रयागराज, इन तीनों को एक साथ गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को 2022 में कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। तो आप इन 7 जिलों के नाम याद रखेंगे, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। अगला जो टॉपिक है वो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये किसकी प्रतिमा है? तो याद रखिएगा कैंपे गोंडा फर्स्ट की। और अगर कैंपे गोंडा की बात करें तो कैंपे गोंडा फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो कैंपे गोंडा फर्स्ट है इनको नाड प्रभु कैंपे गोंडा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा ये जो नाड प्रभु कैंपे गोंडा है या कैंपे गोंडा फर्स्ट है, इन्हें आधुनिक बेंगलोर यानी जो वर्तमान में बेंगलुरु हो गया है इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को कैंपे गोंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये जो कैंपे गोंडा की प्रतिमा है ये कहां पर स्टैब्लिश की गई है? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसी के परिसर में। और ये जो कैंपे गोंडा की जो मूर्ति है, नाड प्रभु कैंपे गोंडा की जो मूर्ति है, इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि बेंगलुरु में जो नाड प्रभु कैंपे गोंडा की प्रतिमा है उसका नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा। और ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो कि नाड प्रभु कैंपे गोंडा से संबंधित है, ये कांस्य प्रतिमा है। क्लियर है? और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। ये भी बात आप याद रखेंगे। याद रखिएगा अगर ये पूछा जाए कि ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसकी शिल्पकार कौन है, तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के शिल्पकार आरवी सुतार साहब है। कौन है? आरवी सुतार। याद रखिएगा ये आरवी सुतार साहब जो हैं इन्होंने ही गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 182 मीटर ऊंची है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी भी डिजाइन की है। यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोनों के जो शिल्पकार हैं वो कौन है? आरवी सुतार साहब। क्लियर? याद रखिएगा। एक बात और याद रखिए, ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो कि बेंगलुरु में स्टैब्लिश की गई, याद रखिएगा इसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
भी लंदन में दर्ज किया है। क्लियर है? और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, ये किसी भी शहर के संस्थापक और पहली सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का रिकॉर्ड है। क्लियर है? अगला जो है वो है स्टैचू ऑफ बिलीफ। याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। कहाँ पर, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीफ की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ का संबंध किससे है, भगवान शिव की प्रतिमा से। क्लियर है? और राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्टैब्लिश की गई। ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ना, इसको विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और ये जो विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ है जो कि भगवान शिव से संबंधित है, इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट, अगर मीटर में देखें तो 112.47 मीटर, और ये बैठे हुए भगवान शिव की ध्यान की मुद्रा की ये स्टैचू है। क्लियर है? अगला जो है वो है स्टैचू ऑफ पीस। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किससे संबंधित है, तो ये जैन आचार्य हैं जिनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज। यानी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज से संबंधित है स्टैचू ऑफ पीस। और इसका अनावरण कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ पीस है इसका अनावरण राजस्थान के जैतपुरा में किया गया। कहां पर, राजस्थान के जैतपुरा में। और ये अष्ट धातु से निर्मित है जिसमें तांबा प्रमुख रूप से है। और याद रखिएगा, ये 151 इंच है। इसकी ऊंचाई कहां पर, कितनी है, 151 इंच। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है वो है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है इसका संबंध किससे है, तो 11वीं सदी के महान दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजमचार्य से संबंधित है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। क्लियर? और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है इसे राष्ट्र को समर्पित कब किया प्रधानमंत्री ने, तो 5 फरवरी 2022 को। क्लियर है? याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो कि श्री रामानुजमचार्य जी से संबंधित है, इसका अनावरण कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा ये शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में समता मूर्ति कहा जाता है। क्लियर है? यदि हम स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की अगर बात करें ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 216 फीट है। कितनी है, 216 फीट। और ये प्रतिमा पंचलौह से बनी है, यानी 5 धातुओं के संयोजन से बनी है। पंच लौह का मतलब क्या हो गया, इसमें स्वर्ण है, चांदी है, तांबा, पीतल और जस्ता, इन 5 धातुओं से मिलकर बनी है। और याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि विश्व में पहली सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में कौन सी प्रतिमा है, तो वो थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की है। क्लियर है? कहां पर है, थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की है, जो कि बैठी हुई विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 302 फीट। तो ये तथ्य बिल्कुल आपको ध्यान में होने चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी है इसका जो अनावरण है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और ये प्रतिमा कहां पर अनावरण की गया, अयोध्या जनपद में। क्लियर है? और ये जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी है ये किससे संबंधित है, तो ये स्वामी रामानुजमचार्य से संबंधित है। तो एक लाइन में याद रखेंगे कि 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। और इस प्रतिमा का नाम क्या है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी है इसे मर्यादा मूर्ति का भी नाम दिया गया है। क्लियर है? इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है स्टैचू ऑफ पीस। याद रखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये भी स्वामी रामानुजमचार्य से संबंधित है। और ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में इसका अनावरण किया था। क्लियर है? यानी श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया, जो कि रामानुजमचार्य जी से संबंधित है। ये जो श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस है यह प्रतिमा 4 फीट ऊंची है और ये शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी हुई है। और कहाँ के संगमरमर से, मकराना, यानी शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से 4 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और इसका वजन है 600 किलोग्राम। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश पहला ईट राइट स्टेशन। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा पहला ईट राइट स्टेशन, तो याद रखिएगा ईट राइट स्टेशन के तौर पर जो सबसे पहला स्टेशन है वो है प्रयागराज। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया। क्लियर है? अब यहां पर जरा ईट राइट प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। याद रखिएगा, FSSAI के द्वारा ये जो ईट राइट आंदोलन है इसको संचालित किया गया। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो ईट राइट इंडिया का प्रोग्राम FSSAI द्वारा चलाया गया इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। तो याद रखेंगे, ईट राइट इंडिया की टैगलाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन। और ये किससे संबंधित है, FSSAI से। क्लियर है? अगला देखिए, और यहां पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बारे में आपने देखा कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला
उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है। क्लियर है? यदि हम उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत ही प्रयागराज आता है। इसके पूर्व में दो रेलवे स्टेशन, एक है ग्वालियर और दूसरा है डबरा रेलवे स्टेशन, इसको भी ई ट्रैक प्रमाण पत्र मिल चुका है। इसके पहले 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है, और कानपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाण पत्र मिल चुका है। क्लियर है? तो इस प्रकार अगर आप उत्तर मध्य रेलवे में ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले स्टेशनों की कुल संख्या की बात करेंगे तो वो अब 5 हो गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बात को। कौन कौन से 5 स्टेशन हो गए? प्रयागराज, ग्वालियर, डबरा, डभौरा, कानपुर। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं कि देश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्टेशन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये देश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्टेशन है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दिसंबर 2022 में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन जिसने ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो यहां पर वाराणसी को तो उसको पहले मिल चुका था। तो याद रखिएगा, यहां पर बात देखिए की गई है 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला था किसको? वाराणसी को। तो ये अंतर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। क्लियर है? अब जरा इसको देखिए कि ये एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना क्या है। इसमें आपको याद रखना होगा कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अर्थात एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को शुभारंभ किया। यानी जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना है, इसके तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। क्लियर है? आइए आगे और देखते हैं। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए अब एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया, यानी 600 पीएम केएसके का भी शुभारंभ किया गया। क्लियर है? यानी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। यानी अब जो यूरिया है वो पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध होगा। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो यूरिया के जो बोरा होगा, उस पैकेट पर 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड का नाम होगा और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना पड़ेगा। कितने हिस्से पर? 2/3 हिस्से पर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत जो नाम लिखा होगा, जैसे अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया के अलावा डीएपी भी खाद है जिसको आप कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। इसके अलावा एमओपी होता है यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। इसके अलावा एनपीके होता है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके लिए एकल ब्रांड है। जैसे यूरिया के लिए अगर हम बात करें तो भारत यूरिया लिखा होगा। अगर हम डीएपी की बात करें यानी डाई अमोनियम फास्फेट की, तो उस पर लिखा होगा भारत डीएपी। अगर एमओपी की बात करें तो भारत एमओपी लिखा होगा। यदि हम एनपीके की बात करें तो भारत एनपीके लिखा होगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, यहां पर जितने भी उर्वरक के नाम लिखे गए हैं उनके फुल फॉर्म बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछे गए, जैसे एनपीके का फुल फॉर्म पूछा गया, तो याद रखिएगा एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। क्लियर? तो ये बात भी यहां पर आप ध्यान में रखेंगे। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगर डीएपी पूछा तो डाई अमोनियम फास्फेट। क्लियर? अगर एमओपी पूछा तो म्यूरेट ऑफ पोटास। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। यहां पर एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है इसे वर्ष 1994 में, कब? 1994 में बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी पीएससी के द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर? यानी ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआई कहते हैं, इसे पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा 1994 में विकसित किया गया और यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी होता है। यानी जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी होता है। क्लियर? और किसके द्वारा? पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो सूचकांक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसके माध्यम से भारत के राज्यों को उनकी प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। क्लियर? अब तो समझ में आई बात कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के लाने का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर और बातें देखिए, याद रखिएगा ये जो 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स प्रकाशित किया गया, ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का 7वां वार्षिक संस्करण था। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे आप। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पीएआई 2022 है यानी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, इसमें 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है? देखिए ये जो 18 बड़े राज्य हैं, उन बड़े राज्यों की कैटेगरी में
हरियाणा जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। क्लियर है? और अगर छोटे जो 10 राज्य हैं उसमें सिक्किम की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। यानी बड़े राज्यों में पीएआई 2022 में हरियाणा नंबर 1 पर और छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पर है। यानी बड़े जो राज्य हैं उसमें हरियाणा नंबर 1 पर, टॉप 3 देख लीजिए, हरियाणा नंबर 1 पर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे और केरल तीसरे नंबर पे। याद रखिएगा। यदि हम छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें सिक्किम नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, छोटे राज्यों में जो 10वें स्थान पर है वो है नागालैंड। क्लियर है? देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी रैंकिंग आती है उसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ विशेष आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो इस पत्रिका में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेखित हैं। तो आप इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बड़े राज्यों में। क्लियर है? और जो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में स्थान के आधार पर देखेंगे तो ये 12वें स्थान पर है। क्लियर है? यानी 2022 की रैंकिंग में पीएआई 2022 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर है बड़े राज्यों में। और इसने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए जो स्कोर प्राप्त किया वो क्या है? 0.5201। क्लियर है? अगर आप पीएआई 2021 में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का इसमें 18वां पोजीशन था। यानी पीएआई 2021 में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर और पीएआई 2022 में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर। इस बात को स्पष्ट आप याद में रखेंगे। क्लियर है? आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस श्रृंखला को, रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।